हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं फिर आपके सामने एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ महारत्ना कंपनी का हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कल ही नोटिफिकेशन आया है। कल शाम को जो नोटिफिकेशन आया है ये न्यूली चार्टेड अकाउंटेंट जो फ्रेश सीए या सीएमए जो बने हुए हैं उनके लिए है, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको काम वर्क करते हुए 7-8 साल हो चुके हैं या अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और वो स्विच करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए भी इसमें पोस्ट दी हुई है। और जो न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उनके लिए भी वैकेंसी है। मैं बार बार हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि आप पोस्ट का कभी इंतजार ना करें, वैकेंसी का कभी इंतजार ना कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहती है। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात रिपीट की थी, कमी जो होती है वो होती है अपनी तैयारी की, प्रिपरेशन की। अगर आप प्रिपरेशन करते रहते हैं तो नोटिफिकेशन भी आता है, एग्जाम भी लगती है, रिजल्ट भी आता है और सिलेक्शन भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। कई लोगों को लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं तो एग्जाम पता नहीं कब होगा, एग्जाम होगा तो पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, फिर पोस्टिंग होने में कितना टाइम लग जाएगा, और वो इसी सोच की वजह से जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आप जो है वो नोटिफिकेशन का वेट ना करें। आप जो है हमेशा अपना जो प्रिपरेशन लेवल है वो इस तरीके से रखिए कि आप कोई सा भी नोटिफिकेशन आए और उस एग्जाम में अगर आप अपियर होते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर पक्का है। और बात वही एक ही चीज रिपीट है कि हमेशा अपन को तो अपनी खुद की पोस्ट के लिए सोचना है। एक पोस्ट चाहिए हमको, ना 7 चाहिए, ना 8 चाहिए, ना 10 चाहिए, ना 20 चाहिए, ना 50 चाहिए। आप ये सोचे एज ए प्रोफेशनल कि 200 वैकेंसी आएगी तब मैं अप्लाई करूंगा या 100 वैकेंसी आएगी तब मैं अप्लाई करूंगा, तो ये तो आप भूल जाइए। ठीक है, तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, ये शेड्यूल ए सीपीएससी थी 2002 में। इसके बाद में ये मिनी रत्ना बनी, 2004 में बनी। और उसके बाद में लेटेस्ट नवरत्ना बनी कब, 2024 में। करंट ईयर में जो है ये महा नवरत्ना कंपनी का स्टेटस इसको मिल चुका है। ये क्या काम करती है, ये जो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल हैबिटेट डेवलपमेंट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो हाउसिंग का जो मोदी जी का है मिशन कि सबके लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल, जो एक टैग दिया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने, उसी ही प्रोजेक्ट को पूरा करने में ये कंपनी गवर्नमेंट को असिस्ट करती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद का घर मिले और एक बेटर लाइफ जो है वो जी सके, खुद के घर में किराए की जिंदगी ना जिए वो। तो लोगों को एक सस्ती दर पे या एक रीजनेबल रेट पे जो है वो हाउसिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, हुड को काम करती है। तो उसी तरीके की जो इसमें जो वैकेंसीज आई है जो अलग अलग स्ट्रीम की है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले की जो वैकेंसीज हैं वो सबसे पहले देखते हैं अपन तो अपने फाइनेंस में। अब फाइनेंस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले जो एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है, जो न्यूली चार्टेड के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी जो बड़ी पोस्ट है काफ़ी और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए है। सबसे पहले अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पहली पोस्ट है जीएम लेवल पे, जनरल मैनेजर लेवल पे, और वो है E7 स्केल पे। और एक ही पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर। ठीक है, इसमें आपकी जो एज है मैक्सिमम जो है वो 50 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ठीक है, और बाय क्वालिफिकेशन या तो आप सीए हो या सीएमए हो। ठीक है, या इसके अलावा सीए या सीएमए ना होकर अगर आप एमबीए हो या आपने एक पीजी डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, फाइनेंस में आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है और उसमें जो मार्क्स है वो 60% से ज्यादा आ रहे हैं, या आपका सीजीपीए जो है वो इक्विवेलेंट टू 60% है, तो आप इस जीएम पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आपका जो सीटीसी मिलेगा वो मिलेगा 27.68 करोड़, यानी मोटा मोटा ये कहें कि 30 लाख रुपए आपका पे रहेगा जीएम पोस्ट के लिए। बशर्ते कि आपका जो एक्सपीरियंस है प्रीवियस पोस्ट पे वो 17 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मिनिमम। काफी बड़ी पोस्ट है, जो ऑलरेडी काफी अच्छी एजीएम जो लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। यानी जो एजीएम है और आप जीएम बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी है नॉन क्रिमिलियर ओबीसी में।
क्लियर हो गया। चलिए जी, इसके बाद में आता है डीजीएम की पोस्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर। ये है E5 कैटेगरी की, और उसका बेसिक E5 कैटेगरी का 80,000 से 2,20,000 का होता है। इसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है 45 ईयर्स का। ठीक है, 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रीवियस पोस्ट पे। और आपका जो सीटीसी है वो लगभग जो है वो 21.53, यानी 22 लाख कह सकते हैं, 22 लाख रुपए जो है वो आपका इसमें सीटीसी रहेगा, पेमेंट रहेगा। क्लियर हो गया। वैकेंसी सेम क्वालिफिकेशन वही सीए सीएमए होना चाहिए, या एमबीए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आता है इससे नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम। इसका कैटेगरी है E4, और यहाँ पर दो पोस्ट है एजीएम के लिए, एक अनरिजर्व कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी में। एज जो मैक्सिमम है वो 40 साल की है, यानी 40 से ज्यादा के आप एज में नहीं होना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का होना चाहिए मिनिमम। और आपका जो सीटीसी रहेगा वो 18 लाख रुपए, 18.5 लाख रुपए, जो 18 लाख.45 जो है वो आपका सीटीसी होना चाहिए। क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन जो है वो सीए सीएमए एमबीए या पीजी डिप्लोमा विद इन फाइनेंस, 2 साल का जो है पीजी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बात करें तो वर्क प्रोफाइल के जो अलग अलग जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। चलिए जी, ये वैकेंसी उनके लिए थी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और वैकेंसी इसके बाद में जो E3 लेवल पे है, और खास करके मतलब जो E2 लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, सीनियर मैनेजर की E3 लेवल पे, जिसका बेसिक है 60,000 से 1,80,000 वाली पे स्केल है। ये टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पर। 6 पोस्ट कैसे हैं? जनरल में 2 पोस्ट है, एससी में 1 है, ओबीसी में 2 है, और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। मैक्सिमम जो एज है वो 35 की है, 35 साल की मैक्सिमम एज होनी चाहिए इसमें। सीए यानी इतनी बड़ी वैकेंसी, और इसमें मैक्सिमम एज काफी मतलब बहुत कम नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है कि E3 लेवल पे 35 ईयर्स का एज है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन वही सीए या सीएमए होना चाहिए, या एमबीए हो या पीजी डिप्लोमा हो इन फाइनेंस, और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। क्लियर हो गया। मिनिमम मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस है वो 6 साल का होना चाहिए इसमें। ठीक है, और आपका जो सीटीसी है वो 15.38 लाख का होना चाहिए। क्लियर हो गया। ये आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा सीनियर मैनेजर के लिए E3 लेवल के लिए, और 6 पोस्ट है। काफी अच्छी वैकेंसी है, मतलब जो अच्छे से E2 लेवल पे काम किया है और उनको काफी टाइम हो गया है, उनको अपनी हाइक चाहिए अपनी पोस्ट में, तो इसमें आराम से अप्लाई कीजिए। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, ये ध्यान रखना, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। अभी जो मैंने ये हायर लेवल की जो पोस्ट जो डिस्कस की है, इनमें आगे मैं आपको बताऊंगा, क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम इसमें नहीं होगा। इसके बाद आता है मैनेजर की वैकेंसी E2 लेवल पे। मैनेजर की वैकेंसी जो है वो 50,000 से 160 वाली जो स्केल होती है E2, उसमें सिर्फ 2 पोस्ट है, एक जनरल में, एक ओबीसी नॉन क्रिमिनल में। और मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है वो 30 ईयर्स की है, 30 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस जो आपका ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीटीसी जो है वो आपका 12,30,000 के अप्रोक्स आपका सीटीसी होना चाहिए। क्लियर हो गया। ये चीज जो है वो मैनेजर E2 लेवल की कैटेगरी के लिए था फाइनेंस में, और 2 ही पोस्ट है। सीनियर मैनेजर E3 पे 6 पोस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे है, एज भी 35 है। तो जो लोग ऑलरेडी मतलब काम कर रहे हैं उनके लिए तो काफी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हम जो मेन वैकेंसी है जो फ्रेशर्स के लिए है उसको डिस्कस करते हैं। मेन जो वैकेंसी है उसका नाम है ट्रेनी ऑफिसर्स। ठीक है, तो ट्रेनी ऑफिसर्स जो है वो फाइनेंस में जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो फाइनेंस में है ट्रेनी ऑफिसर E1 कैटेगरी में, 40,000 से 1,40,000 वाले स्केल है। क्लियर हो गया। E1 कैटेगरी का टोटल जो पोस्ट की बात करें ट्रेनिंग ऑफिसर की, वो 12 पोस्ट है। 12 पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ये कम नहीं है, मेरे हिसाब से तो कतई कम नहीं है, क्योंकि आपको तो अपनी एक पोस्ट के बारे में सोचना है। 4 जो पोस्ट है इसमें 12 में से वो है यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए। 2 पोस्ट है एससी के लिए, 1 पोस्ट है एसटी के लिए, 4 पोस्ट है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, 4 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 1 पोस्ट है।
मैक्सिमम एज का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो और भी कम होके हो गया 28 ईयर्स, यानी 28 साल का से कम का बंदा होना चाहिए। यानी 28 साल से कम का तो कौन होगा, जिसने अभी या तो लेटेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर किया है 25-24 साल का बच्चा, या ऑलरेडी E0 कैटेगरी पे काम कर रहा है और उसको 2-3 साल हो चुके हैं और अभी 28 की एज नहीं हुई है, या कोई जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट ऐसी पोस्ट पे काम कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग ऑफिसर E1 कैटेगरी पे डायरेक्ट पोस्ट होने का। इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन दे रखा है सीए होना चाहिए या सीएमए होना चाहिए या एमबीए पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा उसका फाइनेंस में होना चाहिए और उसमें मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। जो मिनिमम मार्क्स 60% का जो क्राइटेरिया है वो ओनली एमबीए और पीजी डिप्लोमा वालों के लिए है। सीए या सीएमए के लिए बिल्कुल भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सीए या सीएमए जो है वो सिर्फ पास होना जरूरी है। क्लियर हो गया। कई बच्चों को बहुत इस लाइन को समझने में डिफिकल्टी होती है, उनको लगता है कि सीए या सीएमए में 60% होना चाहिए मिनिमम। नहीं, ये जो 60% का जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ एमबीए या पीजी डिप्लोमा में होना चाहिए। सीए या सीएमए में तो सिर्फ पास होने का क्राइटेरिया है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि इस एग्जाम जो लगेगा उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, चलिए जी, इसमें जो आपका सैलरी जो है, सैलरी के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जो बेसिक सैलरी जो मिलेगी उसके अलावा आपको डीए मिलेगा, आईडीए पैटर्न मिलेगा, पीएसयू में आईडीए चलता है। उसके अलावा एचआरए पर्क्स एंड अलाउंसेज जो है अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, ये जो कैफेटेरिया अप्रोच होता है वो 35% होता है बेसिक का। क्लियर। उसके बाद में पीआरपी मिलता है। ये पीआरपी दिवाली के टाइम पे मान के चलिए 2.5 लाख से 3 लाख के अप्रोक्स पीआरपी मिलता है। ठीक है, वो आपके अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है रेटिंग के ऊपर कि आपकी जब एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है, एपीआर जाती है। ठीक है, उस एपीआर में आपका मार्क्स कितना दिया हुआ है आपके हायर अथॉरिटीज के द्वारा। मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, पेंशन, सीपीएफ, ग्रेजुटी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह काफ़ी चीज़ें जो है वो मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि रहने के लिए तो मकान तो मिलेगा ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही उसी टाइप का एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने वाली जैसी है। तो काफ़ी कुछ है इसके अलावा भी। तो सैलरी अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, अगर आप E1 अगर ऑफिसर फाइनेंस की बात करते हैं तो लगभग 90,000 पर मंथ टू 1,10,000 के बीच आपका पर मंथ सैलरी रहेगा इसमें। ठीक है, अगर आप ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की बात करते हैं तो सीटीसी के रूप में अगर इसको अपन देखें तो। क्लियर हो गया। चलिए आगे मैं बताता हूँ इसमें कि जो आपका जो एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से इसमें रहेगा। एज मैंने बताई दी आपको, 28 ईयर्स का जो है वो एज रहेगा इसमें ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। ये चीज मैं पहले बता ही चुका कि जो सीनियर लेवल की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। क्लियर इसमें लिखा हुआ है द एप्लीकेशन वुड बी स्क्रूटनाइज टू असर्टेन द एलिजिबिलिटी। पहले आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप उस पोस्ट के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और अगर आपने जबरदस्ती फॉर्म फिल कर दिया तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में उनकी नॉलेज के हिसाब से उनको लगेगा कि वाकई में बंदा फिट है, हमारे अनुसार हमारी नॉलेज पे खरा उतरता है, ये डिजर्व करता है इस पोस्ट को, तो आपको फाइनली सेलेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी एग्जाम। ठीक है, तो इसमें जो हायर लेवल की जो पोस्ट है वहां पर किसी भी तरह का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब मेन बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए। ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए क्लियर उन्होंने मेंशन कर दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर्स। ठीक है, इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया जी हम रिटर्न टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। और जो टेस्ट है वो दो सेक्शन में होगा। दो कौन कौन से, एक तो होगा हमारा प्रोफेशनल स्पेसिफिक डोमेन, प्रोफेशनल यानी कॉमर्स वाला पार्ट, और एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल अगर प्रोफेशनल की बात करें तो 90 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हो गए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 60 मार्क्स का आएगा, उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो 60 नंबर का आपका
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, उसके 15 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा यानी मैथमेटिक्स आएगी, उसके 15 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस जीके के भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो गेम चेंजर जो है वो ये रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। यानी देखो प्रोफेशनल में तो क्या होता है कि प्रोफेशनल में आप ही नहीं, आपके साथी भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उन वो भी सीए है। ऐसा तो है ना कि कोई वो दूसरे हैं या वो सीए में नहीं है, वो भी सीए या सीएमए का लगभग लगभग 95% 96% कोर्स सेम ही है। तो वो तो आप इसमें डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते कि सीएमए वाला सेलेक्ट नहीं होगा या सीए वाला ही सेलेक्ट होगा या सीएमए वाला सेलेक्ट होगा सीए वाला नहीं होगा। ये चीज तो हम कह ही नहीं सकते। मेन पॉइंट है कि आपके इन चारों पे कमांड कैसी है, ये सबसे मेन है। और ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप अगर इस 60 मार्क्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका प्रोफेशनल तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप अगर मेरी जो टेस्ट सीरीज दे रखी है, कोर्स में जो वीडियोस दे रखे हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, वो अगर सॉल्व करते हैं, टॉपिक जो मैंने दे रखे हैं, अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इसमें इतना डिटेल डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप वहां देखेंगे तेजस कॉमर्स क्लासेज के एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे देखेंगे, जो लिंक दिया हुआ है नीचे, उसमें इनके सबके जनरल अवेयरनेस जो है वो भी दो तरह की होती है। एक होती है करंट अफेयर्स और एक होती है स्टैटिक जीके। एक होती है स्टैटिक जीके। अब क्या किस एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है वो वहां पे दिया हुआ है। अब जीके भी बहुत बड़ी होती है, क्या पढ़े कितना पढ़े, तो वहां पर एमसीक्यू दिए हुए हैं। आप एमसीक्यू के फॉर्म में अगर जीके याद करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, यानी आप उस पर ज्यादा ग्रिप कर पाएंगे, बजाय कि सीधा किसी पैराग्राफ के रूप में किसी जीके को याद करने के लिए। ऐसे रीजनिंग है, रीजनिंग में भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप 8 टॉपिक को तैयार कर लो। मैथ में भी मैंने 8 टॉपिक का ऐसा फॉर्मूला बनाया हुआ है। और इंग्लिश, इंग्लिश में आती है ग्रामर, ग्रामर आती है और आपका पैसेज आता है। बस आपको अगर ये दो चीज आ गई इंग्लिश में तो आपके 15 में से 12-13 आराम से आ जाते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम आती है मैथ, रीजनिंग और जीके में। जीके में कॉमर्स स्टूडेंट का तो इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं होता है, उनको नहीं पता कौन कहाँ क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट एरा में क्या जीके नई अपडेट आई है, कौन सी चीज ऐसी है जो आप शायद हो सकता है न्यूज़पेपर में डेली भी नहीं पढ़ते होंगे। तो कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की किताबी दुनिया से बाहर, उनको पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स में परसेंटेज, डिस्काउंट या फिर जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर मेरा हमेशा ये प्लान रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो मैंने अपना फॉर्मूला अपनाया था कि आप 60 में से जो है 50 मार्क्स लाने की पूरी पूरी कोशिश करो। अगर आपके 50 मार्क्स यहाँ पे आ गए तो आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इस रिटर्न का जो वेटेज है, इस टोटल इस रिटर्न का जो वेटेज है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में 80% वेटेज है, और 20% जो वेटेज है वो ओनली आपका इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू तो जस्ट आपको देखने का है और एक बेसिक नॉलेज लेने का है कि बंदा कैसा है, कैसा दिखता है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ना, काम करने में डेडिकेटेड है या नहीं है, जगह पे टिक जाएगा नहीं टिक पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसके विचार अलग ही क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। तो वो जो टेस्ट है वो 20% आपका इंटरव्यू में करेगा। लेकिन अगर आपके रिटर्न में ही जो 150 नंबर का जो ये है, इससे 150 में ही आपके लगभग 125 से अगर आपका ऊपर जा रहा है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, तो अगर आपके 125 से आपके ऊपर मार्क्स जा रहे हैं तो 100% सिलेक्शन है। बस चाहे आप इंटरव्यू में 2 नंबर ही क्यों ना लेके आए, ये आप अश्योर कर लीजिए। आपका कमांड जो है वो इधर अपना ही है। प्रोफेशनल जो मैं फ्रेश स्टार्टेड अकाउंटेंट है उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ाई की है। आप कॉम्पिटिटिव पैटर्न को पहले समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और वो जो प्रीवियस पेपर्स जो मेरे दिए हुए हैं, लगभग 50+ प्रीवियस पेपर्स दिए हुए हैं, आप उनको देखिए, आप उनको एग्जामिन कीजिए कोर्स को, और आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बेसिक चीज ऐसे इस तरीके से पूछा हुआ है। आपके सामने 4 आंसर होते हैं फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में अच्छे से अपियर ही नहीं कर पाते हैं और गलती कर देते हैं।
और वही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 6 अटेम्प्ट में सीए बना है वो उसको बहुत अच्छे से क्रैक करके ऑफिसर बन जाता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना है वो बच्चा फेल हो जाता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सीए बन के ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे और अपना जो प्रिपरेशन है प्रोफेशनल का वो अपने कोर्स से, यानी तेजस कॉमर्स क्लासेस के जो कोर्स जो दे रखा है हम उसमें ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र का जो कोर्स दिया हुआ है, ऑल इन वन, ये कोर्स का नाम है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपका जनरल पेपर भी तैयार हो जाएगा और प्रोफेशनल भी तैयार हो जाएंगे। समराइज आपको पूरा नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू बैंक मिलेंगे। आप लगभग मान के चलिए 10,000 से ऊपर है उसमें एमसीक्यू डाले हुए हैं। कॉस्टिंग के अलग, इनकम टैक्स के अलग, जीएसटी के अलग है, एफएम के लिए अलग है, कस्टम के अलग है। टेस्ट सीरीज दे रखी है, 100+ टेस्ट सीरीज दे रखी है। नॉन टेक्निकल के दिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप ऑनलाइन उसको कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंट, उस पे मोबाइल पे कहीं पे भी देख के पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कीजिए और एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म जहाँ सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है वो यहीं से है। आप रिव्यूज में जाएंगे, वहाँ फीडबैक नाम का एक फोल्डर दिया हुआ है एप्लीकेशन में, आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी पावर ग्रिड वो दुनिया भर की एग्जाम में सेलेक्ट हो रखे हैं। आए दिन जब रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई बच्चे का नाम तेजस कॉमर्स क्लासेस से जरूर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आगे मैं बताऊं, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए जी, आगे अगर चले तो जो सेंटर है वो आपका 21 सिटीज में रहेगा, 21 सिटीज, ये देख लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। बाकी इसमें कोई ऐसी रेलिवेंट और बात नहीं है, बस आपका जो लास्ट डेट है वो जरूर इसमें ध्यान रखिए कि एग्जाम जो है वो आपको टाइम से फॉर्म फिल करना है। आपके 27, यानी आज से ही फॉर्म चालू हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट है जो 11 अगस्त की लास्ट डेट है। 11 अगस्त से पहले पहले फॉर्म फिल करना है। आप लास्ट डेट का कतई इंतजार ना करें। ठीक है, फॉर्म फिल करके अपना जो प्रिपरेशन लेवल है उसको थोड़ा सा आप अप कीजिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयार कीजिए। और E1 कैटेगरी में सिलेक्शन पाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मेरा आप मैं जल्दी ही पावर ग्रिड का पेपर लेके आऊंगा 2023 का, जो है आपको दिखाऊंगा कि पावर ग्रिड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप मुझे और भी पेपर इसमें रिकमेंड करेंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा। बाकी मैं रिविजनरी क्लासेज भी लेके आ रहा हूँ ताकि उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करा पाऊँ और टॉपिक वाइज अपन उसको डिस्कस कर पाए कि पीएसयू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न से मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, बाकी आप कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर लेके आता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन का कभी वेट मत कीजिए। अभी भी बहुत सारे और नोटिफिकेशन आने वाले हैं जो सीए या सीएमए के लिए हैं। आप बस गवर्नमेंट जॉब अगर करना चाहते हैं और एक ही चीज़ का आपने टारगेट बना रखा है कि नहीं मुझे प्राइवेट जॉब ज्वाइन नहीं करनी, मुझे सिर्फ इसी फील्ड में जाना है, तो लगभग 2-3 महीने का पैसेंस रखिए और अपने आप को एक 3 महीने बाद में आप खुद देखोगे कि मेरा लेवल कहाँ जा चुका है। एक तरफ ये था कि मैं प्राइवेट जो उसमें कंपनीज में रिक्रूट उसमें सिलेक्शन के लिए मैं इधर उधर भग रहा था, और अब गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में फर्दर फिर जो है सिलेक्शन के आपके खुद के चांस और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपके साथ में ऐसे ही वीडियो जोड़ लाता रहूंगा। थैंक यू।